तो द सुप्रीम अल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने लिन और चैंग को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जिससे एल्डर सॉन्ग फैंग पर गुस्सा थे, पर लास्ट में एल्डर शेन आकर किसी तरह से इस मैटर को शांत कराते हैं। जिसके बाद फैंग टिया को एक स्पिरिचुअल फिश देकर वहां से और भी स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने निकल गया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सांगवान और कुछ डिसाइपल को इस लिंगी रिवर के गहराई में जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि सांगवान का काउंटर लास्ट टाइम जब उस ब्लू ड्रैगन से हुआ था तब वो ब्लू ड्रैगन इस लिंगी रिवर में ही चला गया था, जिसके बाद उस ड्रैगन को किसी ने अभी तक नहीं देखा। इसलिए सांगवान इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंडर वाटर जा रहा है। लेकिन सांगवान की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि जैसी वो उस एरिया में आता है जहाँ लिंगर पहले से गार्डिंग कर रही थी, तभी सांगवान अपने सामने बहुत ही ज्यादा स्मोक को अचानक से अपीयर होता हुआ देखता है, जिसके अंदर से वह ड्रैगन बाहर निकलता है जो सांगवान पर पहले भी अटैक कर चुका है। जिस ड्रैगन को देखने के बाद तो सांगवान की हालत ऐसी खराब हो गई थी, और अब ऊपर से वह ड्रैगन बोलने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो जो मुझे बार बार परेशान करने चले आते हो। क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते कि मैं तुम्हें कहीं खा न जाऊं? जिस पर सांगवान कहता है ना ना ना, मुझे माफ कीजिएगा सीनियर, मेरा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको ऑफेंड करूं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था कि उतने में मेरी मुलाकात आपसे हो गई, जिससे इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से जिंदा जाने दें। पर वह ब्लू ड्रैगन जो असल में लिंगर का क्रिएट किया हुआ एक हेलुसिनेशन था, वह बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, और अगर तुम्हें यहाँ से सेफ निकल कर जाना भी है तो उसके लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। पर एक मिनट, तुम मेरे सामने ऐसे खड़े होकर कैसे बात कर रहे हो? तुरंत अपने घुटने के पल बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट करो कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं, तब मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी। जिसे सुन सांगवान तुरंत ही अपने घुटने के बल बैठकर इस ड्रैगन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसे जान से ना मारे। और इतने में हम उन डिसाइपल्स को देखते हैं जो सांगवान के साथ यहाँ पर आए थे, जो अभी एक बड़े से रॉक के पीछे छुपकर जो यहाँ सब हो रहा है वो सब देख रहे थे। जिनको ऐसा करता देख वह ब्लू ड्रैगन भी देख लेती है। तो वह डिसाइपल जब देखते हैं कि वह ब्लू ड्रैगन उन्हें देख रही है तो वह लोग काफी ज्यादा डर कर उस रॉक के पीछे छिप जाते हैं। फिर हम सांगवान को देखते हैं जो उस ड्रैगन को कहने लगता है कि आपने मुझसे पहले कहा कि अगर मुझे यहाँ से जिंदा निकलना है तो मुझे इसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो यह लीजिए मेरा स्टोरेज बैग, इसके अंदर जितने भी आज तक मैंने ट्रेजर कलेक्ट किए हैं वह सभी इसके अंदर मौजूद हैं। बस आप इस स्टोरेज बैग को लेकर मुझे यहाँ से सेफली जाने दें। तो वह ड्रैगन की नजर जब उस स्टोरेज बैग पर पड़ता है तो वह बोलने लगती है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, पर अगली बार याद रखना कि मुझसे गलती से भी मत टकराना, वरना उस टाइम तो मैं तुम्हें तुरंत ही मार दूंगी। जिसके बोलते ही सांगवान अपने स्टोरेज बैग को यहाँ पर छोड़कर तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा होता है। जिसके यहाँ से चले जाने के बाद लिंगर वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर उस स्टोरेज बैग को लेकर फैंग की ओर बढ़ जाती है। जिसके बाद हमारा सीन फैंग पर शिफ्ट होता है, जिसने अभी तक अपने स्पिरिचुअल नेट की हेल्प से 28 स्पिरिचुअल फिश को पकड़ लिया रहता है। जिन फिश को देखकर फैंग खुशी हो रहा था कि उतने में वहाँ पर लिंगर आती है, जो आने के साथ ही सांगवान का स्टोरेज बैग फैंग को दे देती है और बोलती है मास्टर ये स्टोरेज बैग उसी लड़के का है जो कुछ समय पहले आपसे पंगे ले रहा था। तो फैंग बोलता वो उसका है, वह बहुत अच्छे लिंगर, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम यहाँ की मौजूद स्पिरिचुअल फिश को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती हो, तो जाओ। जिसके बाद बोलती लिंगर वहाँ की मौजूद कई सारे स्पिरिचुअल फिश के पास जाकर अपनी पावर का यूज करते हुए एक ही साथ कई सारे स्पिरिचुअल फिश को ट्रैप कर लेती है। जिन फिश को वह एक एक करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी एबिलिटी को इनहेंस करने लगती है। फिर हम फैंग को देखते हैं जिसने अभी तक जितने भी स्पिरिचुअल फिश को पकड़ा रहता है वह उन सभी को अपने स्पिरिचुअल फर्नेस समन करके उनके अंदर डालकर उनको पिल में रिफाइन करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। जिस प्रोसेस में फैंग अपने ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम की हेल्प से कुछ समय के अंदर ही उन सभी स्पिरिचुअल फिश को एक पिल के रूप में ढाल लेता है। जिन पिल को फैंग जैसे ही अपने पास रखता है उतने में वहाँ पर लिंगर भी आ गई थी। जिसे फैंग बोलता है कि यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ से अब निकलना पड़ेगा। जो बोलकर फैंग लिंगर के साथ एक वॉर्टेक्स से होते हुए इस अंडर वाटर से बाहर निकल आता है, जहाँ जैसी वह बाहर आता है तो वह अपने सामने जिटियांग सेक्ट के यंग मास्टर को काफी थका हुआ देखता है। फिर फैंग की नजर किन्सी पर पड़ती है जो अपनी पावर का यूज करके एक स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जिस फिश के मूवमेंट को देखकर किन्सी को समझ में आ चुका था कि वह इस फिश को इतनी आसानी से तो पकड़ नहीं सकती, इसलिए वह अपने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करती है।
जिस टेक्निक का नाम शैडो थंडर स्वॉर्ड टेक्निक होता है। जो टेक्निक का यूज करके किन्सी जैसे स्पिरिचुअल फिश पर अटैक करती है तो वह स्पिरिचुअल फिश अपने आप को इस अटैक से बचा नहीं पाती और लास्ट में इससे काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए किन्सी काफी तेजी से उस स्पिरिचुअल फिश को अपनी पावर का यूज करके अपने पास ले लेती है। और दूसरी ओर हम फैंग को देखते हैं जो अभी किन्सी के यूज किए हुए इस शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि अभी उसे भी समझ में आ चुका था कि किन्सी पहले की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिसे अगर उसे हराना है तो वह लिंगर की हेल्प के बिना तो कभी नहीं उसे हरा पाएगा। इसलिए फैंग डिसाइड करता है कि वह यहाँ की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम पर पहुंचने की कोशिश करेगा। जो बात को सोचने के बाद फैंग अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही वहाँ पर एक जगह पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देता है। तो किन्सी की नजर जब फैंग पर पड़ती है तो वह ये देखकर हैरान हो गई थी कि फैंग तो अभी कुछ समय पहले मार्शल आर्ट रेलम पर था, पर अभी लगता है कि वह जल्दी ब्रेक थ्रू करके ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम पर आने वाला है और अब मुझे भी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि फैंग अगर यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है तो हमारी फाइट में वह काफी ज्यादा मुझ पर भारी पड़ सकता है। जिन बातों को सोचने के बाद अब किन्सी भी वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद कुछ ऐसी समय बीत जाता और हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो वहाँ पर मौजूद एक स्पिरिचुअल फिश को गुजरता हुआ देख काफी एक्साइटमेंट में उससे पीछे जाने लगता है, जिसको स्पिरिचुअल फिश की ओर जाता देख उस डिसाइपल का एक फ्रेंड भी सामने आता है, जो तुरंत ही उसे कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज करके उस फिश को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि यह मुझे काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। पर जैसी वह डिसाइपल अपनी पावर का यूज करके उस फिश पर अटैक करता है तो वह फिश काफी फुर्तीला मूवमेंट दिखाते हुए वहां से एस्केप कर जाती है, जिसको यहाँ से ऐसा भागता हुआ देख उस डिसाइपल का फ्रेंड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बोलता है कि आखिर तुम किस तरह के डिसाइपल हो जो स्पिरिचुअल फिश को नहीं पकड़ पाए, बताओ। जो बातों को बोलते हुए डिसाइपल इस एंशिएंट लैंड में यहाँ की मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को कुछ कम होता हुआ फील कर पाता है, जिससे अब वह बोलने लगता है कि यहाँ का समय तो काफी जल्दी बीत चुका है, क्योंकि अब जल्दी 3 दिन यहाँ के कंप्लीट होने वाले हैं और देखो तो इन 3 दिनों में तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सका। बस मैंने यहाँ पर कुछ किया है तो इन स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने की कोशिश जिसमें भी मैं कामयाब ना हो सका। पर तभी अचानक से हम इस एंशिएंट लैंड पर कई सारे काले बादल को उभरता हुआ देखते हैं, जो देखते ही देखते इस एंशिएंट लैंड को पूरी तरह से घेर लेते हैं। जिन काले बादलों में से अब बहुत ही ज्यादा थंडरिंग होने लगती है, जो थंडरिंग सीधे किन्सी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रही थी, जिसको ऐसा करता देख वहाँ के सभी मौजूद डिसाइपल उसे ही देखने लगते हैं, क्योंकि अब इन सब का यह मतलब था कि किन्सी यहाँ पर जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाली है। जिसके साथ ही हम किन्सी को देखते हैं जो कुछ समय के अंदर ही ब्रेक थ्रू करके मार्शल स्पिरिट रेलम पर आ जाती है। जिस रेलम पर आते ही हम किन्सी की बॉडी से एक स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर आता हुआ देखते हैं, जो असल में लॉयन बीस्ट था। जो यह सब होता हुआ देख वहाँ की मौजूद डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि किन्सी तो वाकई में एक बहुत ही बड़ी जीनियस है। पर तभी उन डिसाइपल की नजर फैंग पर पड़ती है, जो भी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने वाला था, जो भी कुछ समय के अंदर ही ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। पर उन डिसाइपल को एक बात नहीं समझ में आ रही थी कि फैंग ने तो अभी ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम पर ब्रेक थ्रू किया है, पर उसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वह मार्शल स्पिरिट रेलम का कैसे है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि कोई भी कल्टीवेटर अपने हायर रेलम की ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर पहले से ही कंडेंस कर सके। तो यून की नजर जब फैंग पर पड़ती है तो वह भी कहने लगती है कि यह फैंग तो मुझे बिल्कुल भी एक आम बंदा नहीं नजर आता, मुझे तो ये मॉन्स्टर लगता है। तुम लोग भी तो जरा सोचो कि फैंग अपने हायर रेलम की पावर को कैसे अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस कर सकता है। यह तो बिल्कुल ही एक नामुमकिन सी चीज है। फिर हम किन्सी को देखते हैं जिसने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करके अभी मार्शल स्पिरिट रेलम पर आ चुकी थी, जिसकी नजर जब फैंग पर पड़ती है तो वह यह देखकर खुश हो जाती है कि फैंग भी यहाँ पर ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम पर आ चुका है, जिससे आगे चलकर जो उनके बीच में फाइट होने वाली है उस फाइट में वो एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे पाएंगे। पर इतने में हम वहाँ पर एल्डर सॉन्ग एल्डर शेन के साथ पैलेस मास्टर को आता हुआ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पैलेस मास्टर कुछ बोल पाती उतने में एल्डर सॉन्ग फैंग को देखकर बोलने लगते हैं कि वह रहा वो, उसने यहाँ पर सबसे बड़े क्राइम को किया है। और देखो तो इस फैंग को चुपचाप ये यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है। वो फैंग अपने कल्टीवेशन से जागो, देखो यहाँ पर कौन आया है तुम्हें सजा देने के लिए। पर फैंग उनकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि वह अपनी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करने में लगा था, जो कि उसे ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम की वजह से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। इसलिए पैलेस मास्टर एल्डर सॉन्ग को समझाती हैं कि आप यहाँ पर कुछ समय के लिए इंतजार करिए। आपको दिख नहीं रहा है कि फैंग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो उसकी बॉडी में बढ़ी है
वो उसको बैलेंस करने में लगा है, जिस पर एल्डर सॉन्ग शांत होते हुए कहते हैं ठीक है पैलेस मास्टर, मैं आपकी बातों को फॉलो करके कुछ समय का इंतजार करता हूँ। जिसके बाद वह समय आता है जब फैंग अपनी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी ज्यादा बैलेंस कर चुका था, इसलिए वह अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए एल्डर सॉन्ग से सवाल करता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो एल्डर सॉन्ग फैंग को कहने लगते हैं कि तुमने जो लिन और चैंग के साथ किया है उसकी सजा मैं तुम्हें यहाँ पर देने आया हूँ। जिस पर फैंग पहले जैसी एटीट्यूड दिखाते हुए एल्डर सॉन्ग को कहने लगता है कि मैंने उन्हें सजा नहीं दी है, वह लोग तो खुद मुझे बुली करने आए थे, मैंने तो बस अपना सेल्फ डिफेंस किया है। जिसे सुन एल्डर सॉन्ग फैंग पर गुस्सा होकर उसे कहने लगते हैं कि तुम अभी भी अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हो, तुरंत मानो वरना तुम्हें बहुत ही बड़ी सजा इसकी मिलेगी। देख रहे हो ना मेरे साथ यहाँ पर कौन आया है, ये पैलेस मास्टर हैं। जिस पर फैंग एल्डर सॉन्ग को कहता है कि अगर वह पैलेस मास्टर हैं तो आप उनके सामने इतना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने कहा था कि अगर मुझे कोई सजा देगा तो वह पैलेस मास्टर हैं, और अब जबकि पैलेस मास्टर यहाँ खुद चल कर आई हैं तो वही मुझे सजा देंगी, आप यहाँ पर बीच में क्यों बोल रहे हैं। उनको भी तो जरा बोलने दीजिए कि वह मुझे क्या सजा इसके लिए सुनाएंगी। जिसकी इन बातों को सुनकर तो एल्डर सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर पैलेस मास्टर उन्हें शांत करते हुए कहती हैं कि मैं यहाँ पर खुद आ चुकी हूँ तो ये मैटर खुद मैं हैंडल करूंगी, आप बस यहाँ पर कुछ समय के लिए शांत रहें। फिर वह पैलेस मास्टर फैंग को कहने लगती हैं कि फैंग तुम तो जानते ही हो कि हमारे लनहाउ मेंशन में किसी दूसरे डिसाइपल को बुली करना या उसे हर्ट करना एक बहुत ही सीरियस क्राइम है, जिसके लिए बहुत ही हार्ड पनिशमेंट दी जाती है। तो बताओ फैंग तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। जिनके बोलती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।